कुछ कर गुजरने का हौसला। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम इस वक्त। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और यह चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और मेहमानों के साथ। और खास तौर पर हम आपको दिखाएंगे इस वक्त में कि सियासत की सतह पर दरअसल जो कुछ दिखता है वो कई बार वही नहीं होता जो आपको दिखाई दे रहा होता है। तो अंदर आखिर सियासत में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि खबरों के कई मायने होते हैं और वो हम आपको बताएंगे कि आखिर इस खबर के पीछे का एजेंडा क्या है, इस खबर के पीछे के मायने क्या हैं। आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से उन्होंने पिछले 12 वर्षों में न सिर्फ भारत में वो बदलाव लाए हैं बल्कि लोगों की सोच में किस तरह से बदलाव लेकर के आए हैं। इसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में वहां की सियासत में आखिर किस तरह से ममता बनर्जी जिस कांग्रेस को कभी आंखें तरेरा करती थी, अब वो उसके दस्तक दे रही हैं उसके दरवाजे पर। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ हो रहा है। वहीं मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा का पर्चा खारिज हुआ है, तो क्या इसके पीछे की कोई साजिश है? क्या अंदरूनी उनके ही कुछ साथी ऐसा नहीं चाहते थे कि वो राज्यसभा की सदस्य बने? क्या है इसके पीछे की खबर, ये भी आपको बताएंगे। होंगे कई अहम और सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू का टूटा रिकॉर्ड। पीएम के रूप में मोदी का आज 4399वां दिन। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने पीएम का खड़े होकर किया अभिनंदन। प्रधानमंत्री मोदी के कीर्तिमान पर दुनिया भर से बधाइयों का तांता। देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन। आज दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक। ममता बनर्जी को एक और झटका। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने भी दिया इस्तीफा। राज्यसभा के सभापति से मिलकर दिया इस्तीफा। अभिषेक बनर्जी की कांग्रेस दरबार में दस्तक। मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द होने पर सियासत जारी। कांग्रेस के रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की आखिर किसने निकाली हवा? क्या कांग्रेस के अंदरूनी सियासत में फंसी नटराजन? अब दिल्ली में चुनाव आयोग लेगा नामांकन पर आखिरी फैसला। और अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का हवाई हमला। हवाई हमलों में 11 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व की, उनके व्यक्तित्व की, कृतित्व की, क्योंकि 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 12 वर्षों से ज्यादा दरअसल इस लिहाज से भी कि पंडित नेहरू के निर्वाचित कार्यकाल को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री रहने के मामले में तो एक नया रिकॉर्ड रचा है। और बार बार इस देश में कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। भरोसे के ये 12 वर्ष एक साधारण व्यक्ति के असाधारण व्यक्तित्व की कहानी में प्रधानमंत्री मोदी ने आज इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। पीएम मोदी ने देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। उन्होंने भारत में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का पंडित नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने एनडीए के तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उनके सम्मान में एक प्रस्ताव पारित किया। कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों ने इस उपलब्धि की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाई। लेकिन बात सिर्फ कार्यकाल की नहीं है। पीएम मोदी के लिए यह केवल एक बड़ी उपलब्धि ही नहीं है। उन्होंने अपने 12 वर्षों में सार्वजनिक जीवन में न केवल देश का राजनीतिक विमर्श बदला है, बल्कि गुलामी की मानसिकता में अपने गौरव को भुला चुके देश को अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान
और अपनी परंपरा पर गर्व करने का जज्बा भी दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सामान्य कार्यकर्ता ने पूरे भारत में अलग अलग स्थानों पर आम इंसानों के संघर्ष, उनकी पीड़ा और उनके सपनों को करीब से महसूस किया था। बीजेपी ने आने से पहले उन्हें दिल्ली में कम ही लोग जानते थे, लेकिन तब किसी ने शायद ही सोचा होगा कि एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति कभी देश का भाग्य विधाता बनकर एक नए भारत के संकल्प को आगे बढ़ाएगा। पंडित नेहरू को जब भारत का भाग्य विधाता बनने का अवसर मिला, तब केंद्र से लेकर राज्यों तक एक छत्र शासन करने का अवसर भी उन्हें प्राप्त था। राजनीतिक रूप से उनके सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जब 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब तक उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ा था, ना ही उन्हें कभी कोई सरकारी दायित्व मिला था। 2002 के भुज भूकंप ने पहली बार लोगों को उनकी प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व कौशल से परिचित कराया। भुज की भयावह त्रासदी और आपदा को मोदी ने अवसर में बदल दिया। आज कभी उपेक्षित रही मरुभूमि का क्षेत्र भुज गुजरात के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से गिना जाता है। देश में आई हर बड़ी विपदा का प्रधानमंत्री मोदी ने सामाजिक भागीदारी के मंत्र से सामना किया है। चाहे कोविड महामारी हो या फिर युद्ध की विभीषिका के बीच भारत पर मंडराता संकट, हर परिस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एकजुट कर संकट से उबरने का मार्ग खोजा। पंडित नेहरू को आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री होने का अवसर मिला था, जहां नीतियां बनाने और लागू करने की कोई विशेष चुनौती नहीं थी। मोदी ने अस्थिर सरकारों और अनिश्चितताओं से भरे राजनीतिक माहौल में स्थिर सरकार दी। साथ ही रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ इन वर्षों में यह साबित किया कि सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। सबके मोदी ये केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि भारत का नया परिचय है। प्रधानमंत्री मोदी के भगीरथ प्रयासों से आज देश के जीर्ण शीर्ण पड़े अनेक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल अपनी भव्यता से दुनिया भर के लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर ने हजारों वर्ष पुरानी अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित कर दिया है। काशी विश्वनाथ से लेकर केदारनाथ धाम तक, उज्जैन महाकाल से लेकर रामेश्वरम तीर्थ तक, भारत की शाश्वत पहचान इन वर्षों में नए स्वरूप में लोगों के सामने आई है। पीएम मोदी ने इस देश के लाखों करोड़ों गरीब लोगों को भी सपने देखना सिखाया है। 42 करोड़ लोगों के पहली बार बैंक खाते खुले हैं। सरकारी सहायता सीधे गरीबों के खातों तक पहुंची है। घरों में शौचालय, रसोई में गैस चूल्हा, नल से जल, हर घर बिजली और पक्का घर जैसी सुविधाओं ने करोड़ों लोगों की सामाजिक हैसियत को बदल कर रख दिया है। 2014 से पहले जो सुविधाएं गांवों में केवल कुछ लोगों तक सीमित रहा करती थी, वे अब पूरे गांव की हो चुकी हैं और अब गांव हो या शहर, आम गरीबों में की पहुंच में है। जीवन में आया यह बदलाव भारत की जनता को प्रधानमंत्री मोदी से कनेक्ट करता है। देश के हर गरीब ने मोदी में अपनी तस्वीर देखी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गौरव का पल बताया। हमारा देश के लिए ये गौरव का पल है कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में 12 साल भी कंप्लीट हो गया है और लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, एक चुने हुए प्रधानमंत्री सबसे लंबा कार्यकाल तक इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में काम करना, ये एक ऐतिहासिक पल है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। Today we have a significant electronics industry in our country. We have seen the exports grow significantly. Last year, the year 2025, the calendar year 2025, electronics emerged as the third largest export category in the goods part of the exports. And mobile phones emerged as the single largest exported product
out of India. Conventionally, it used to be diesel, followed by gems and jewelry, followed by garments and engineered goods, and then many other items. And slowly, one by one, step by step, electronics came up, and last year it became a significant export category. तो हमने आपको उपलब्धियों की एक लंबी फहरिस्त बताई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मानसिकता में बदलाव, अगर कुछ बदलना है तो सबसे पहले सोच बदलने की बात आती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 वर्षों में भारत के लोगों की सोच बदलने का जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। और सबसे खास बात है कि जिस तरह से गुलामी की मानसिकता की बात वो करते हैं, जिस तरह से वो कहते हैं कि इसको बदलने की जरूरत है, और सबसे खास बात है कि वो हर उन छोटी चीजों की बात करते हैं जो बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं। इससे पहले आपने कभी किसी राजनेता को स्वच्छता की बात करते सुना था, कभी किसी राजनेता को स्वास्थ्य की और खासतौर पर इस तरह की बात करते सुना था कि आप अपने खाने के तेल में से थोड़ा तेल कम करिएगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। इससे शायद वोट ना मिलते हों, लेकिन जाहिर तौर पर उस व्यक्ति की एक जो समर्पण है देश के लिए, देश के लोगों के लिए, उसका पता चलता है। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बहुत स्वागत है आपका। दुष्यंत नागर थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शैलेंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हैं और ये जानना चाहेंगे आज क्या कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद, क्योंकि हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उनमें देख रहे हैं कि तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो तमाम राजनेता हैं, वो मंदिर दर्शन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको एक आनंद के उत्सव के तौर पर मना रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम आज देश भर में हो रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आप देंगे? आज सुबह से ही आप तस्वीरें देख रहे हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता मंदिर गए, पूजा अर्चना की, वो तस्वीरें आपने सुबह देखी। फिर कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया, एक रिजोल्यूशन प्रस्ताव बाकायदा पारित किया गया। निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल अब उनका हो गया है, नेहरू जी को पीछे छोड़ते हुए। तो ये सुबह से आपने तस्वीरें देखी। अभी एनडीए की बैठक होने वाली है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक होने वाली है आज के दिन, जब ये रिकॉर्ड बना है, जिसमें देश भर से 22 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम और एनडीए के सहयोगी घटक दल के नेता शामिल हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा तमाम नेता यहाँ दिल्ली के भारत मंडपम में पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू होगी, और जो मेरी जानकारी है, इस बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा, और उसमें झलक दिखाई देगी अलग अलग राज्यों की जो अनेकता में एकता की जो एक खूबसूरत तस्वीर है, वो भी दिखाई देगी। जब आप देखेंगे चंद्रबाबू नायडू एनडीए के सहयोगी हैं, या जितन राम मांझी एनडीए के सहयोगी हैं, अनुप्रिया पटेल एनडीए की सहयोगी हैं, और उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक जो एनडीए और एनडीए के सहयोगी घटक दल के नेता हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें अब से थोड़ी देर बाद आपको मिलेंगी। तो निश्चित तौर पर आज बहुत बड़ा दिन है बीजेपी के लिए भी, जब एनडीए की अगुवाई करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक ऐसा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है जो सबसे ज़्यादा समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अब उनके नाम हो गया। ये इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये देश की आज़ादी के बाद का दौर नहीं है, जब कमोबेश आप देखें कि विपक्ष की भूमिका में बहुत ही सीमित दल थे, या फिर कोई चुनौती उस वक्त कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं थी, या फिर वो जनभावना जो स्वतंत्रता आंदोलन से उपजी जनभावना वो एक पार्टी के साथ थी, और उसके बाद महात्मा गांधी ने नेहरू जी को आगे किया, और जिस तरह से वो लगातार इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। लेकिन आज के दौर में अगर आप देखें, बीजेपी को पहली बार अपने दम पर प्रचंड बहुमत से सत्ता में लाने का श्रेय अगर है तो वो नरेंद्र मोदी पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब उनकी अगुवाई में पार्टी ने चुनाव लड़ा था तो प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी थी, और बीजेपी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से ऊपर गई थी। फिर लगातार सरकार बनी 2019 में और फिर 2024 में। तो ये 3 बार लगातार सरकार बनाने का रिकॉर्ड, और अब
सबसे ज्यादा समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने उपलब्धि हासिल की जी। है। तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक कार्यकाल ही नहीं है, इसमें बदलावों की एक नई कहानी लिखी गई है। बिल्कुल, बदलावों की एक नई कहानी लिखी गई है, एक नए दौर की लिखी गई है। और सबसे खास बात है कि हम जब ये कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर कुछ भी विरोध हो सकता है, और जाहिर तौर पर जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां पर एक दल दूसरे दल का विरोध करते हैं, विनोद मिश्रा जी, लेकिन एक सोच तो कम से कम प्रधानमंत्री ने बदली है, ऐसा आपको लगता है? कैसे आकलन करेंगे प्रधानमंत्री के इन 12 वर्षों का? निखिल, अभी जो साइलेंस बता रहे थे, मैं कहूंगा ये टेन्योर पीएम मोदी के सामने में कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये टेन्योर कोई मायने नहीं रखता कि मोदी 12 साल नेहरू जी के रिकॉर्ड को तोड़ा, इंदिरा जी के रिकॉर्ड को तोड़ा, कोई मायने नहीं रखता। मैं सिर्फ ये मानता हूं कि पीएम मोदी इस देश में और पूरी दुनिया में एक साधारण व्यक्ति के असाधारण व्यक्तित्व की कहानी है। मैं मानता हूं कि एक हम्बल बैकग्राउंड से आने वाला पीएम मोदी पे आज अगर देश कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये भरोसा अगर देश के 140 करोड़ लोगों को है, तो मुझे लगता है कि इस टेन्योर का कोई मायने नहीं रखता, चाहे वो 5 साल हो, चाहे वो 10 साल हो, चाहे वो 15 साल हो। आज का मैं बताता हूं कि जोजिला टनल का, जो देश का सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे पहाड़ की श्रृंखला में जो आज टनल का ब्रेक थ्रू हुआ है, ये भारत के लिए एक गौरव की बात है। आज कश्मीर से और लद्दाख की दूरी सिमट के मात्र 2 घंटे की हो गई है। आपके बॉर्डर को देखिए कि ये चीज़ें लोगों को, दुनिया को पता होगा कि आज भारत सीधे अपने LAC को कनेक्ट किया है। तो ये मोदी है तो मुमकिन है, ये मोदी है तो ऑपरेशन सिंदूर है, ये मोदी है तो देश के 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इज्जत घर मिला है, ये मोदी है तो 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिला है, रोजी रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं तो 4 से 6 करोड़ लोगों को आवास मिला है, पक्के घर मिला है, हर गांव को बिजली मिली है। तो ये मैं कहता हूं कि ये संभव तब हुआ जब एक साधारण व्यक्ति ने, में असाधारण व्यक्तित्व की वो कहानी मैं कहता हूं कि एक RSS के एक साधारण सा प्रचारक, एक साधारण सा कार्यकर्ता इस देश को जाना, इस देश के लोगों का दर्द जाना, इस देश के लोगों की पीड़ा और उसके सपनों को देखा, और उसके सपनों को साकार करने के लिए मोदी जब कहा कि जब सोच बदलेगा तो देश बदलेगा, तो सारे नैरेटिव्स को फेल कर दीजिए जो नेहरूवियन एरा की नैरेटिव्स थी, जिसको कहा जाता था कि एक ब्रिटिश मॉडल का हम यहाँ पे शासन लाएंगे और देश उन्नति करेगा, और ये 50-60 साल में देश ने देखा ये फेल मॉडल था। और देश के आत्मनिर्भर भारत, आत्मगौरव का भारत का जो सम्मान है, आज अगर आप पूरे भारत में देखें तो उसकी अपनी विरासत भी है, उसके विकास के अपने नए नए पैमाने भी गढ़े हैं। तो आज ये सब कुछ अगर संभव हुआ है तो ये इसलिए हुआ है कि मोदी है तो मुमकिन है। जी बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है। दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विरोध तो जाहिर तौर पर बहुत सारे लोगों को होगा, आप कांग्रेस की नीतियों के समर्थक हैं, लेकिन बावजूद उसके कम से कम 3 बार लगातार इस देश की जनता ने उनको वोट दिया, और ख़ास तौर पर 2019-2024 में अगर एक किसी निर्वाचित व्यक्ति को बार बार जनता चुन रही है तो आप विरोध कुछ भी करें, लेकिन कुछ तो खास है ऐसा। कैसे आप इसका आकलन करेंगे? सफलता से भरी हुई है। 400 पार की बात करते हुए 240 पे आके मोदी जी अटक गए। तो ये कोई ऐसा तो नहीं है नेहरू जी से आप तुलना करें, नेहरू जी को तो पूरा बहुमत मिला था। फिर हमारे विनोद जी कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भैया कैशलेस इकोनॉमी की बात करी थी, नोटबंदी करी थी, कैश कितने गुना बढ़ गया। जब भारत पे मोदी जी ने सत्ता संभाली, कर्ज कितना था, आज कर्ज कितना बढ़ गया, देश में पॉल्यूशन कितना बढ़ गया, देश में ग्रीनरी कितनी कम हो गई, हर क्षेत्र में देखिए आप, बेरोजगारी बढ़ गई। जो हमारे सरकारी संसाधन थे जिनको नेहरू जी ने बनाया वो कहां चले गए, वो निजी हाथों में चले गए। आप नेहरू जी से तुलना कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें मोदी जी के लिए हमें विनोद जी कर रहे हैं। 2-3 काम मोदी जी ने अच्छे किए हैं, मैं भी उनकी प्रशंसा करूंगा। योग को उन्होंने बढ़ावा दिया, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। दूसरा, उन्होंने खाने के लिए, हेल्थ के लिए जो उन्होंने एक शुरुआत करी कि भाई थोड़ा तेल कम खाइए, बहुत अच्छी बात है। सफाई के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए, मैं भी मोदी जी का जब अभियान ये चला था मैंने भी उसमें सहयोग लिया था। तो ऐसा नहीं है
लेकिन अगर आप अच्छा, ये जो सोचें परमानेंट कि इलाज मोदी वाले जो 370 और ये जो ये सब टाइप की चीजें, उस पे वो सब पसंद आई आपको? सर एक बात सर एक बात बताइए, परमानेंट इलाज कहाँ हुआ है? नहीं, 370 मतलब आप तो सहमत आज हैं, भी कुछ है। तो किया, मतलब ठीक है, 370 मतलब आप में इससे सहमत हैं कि सिर्फ नहीं है? 370 सिर्फ एक छलावा है, अच्छा। सिर्फ एक देशवासियों का आई वॉश है, वोट बैंक को संतुष्ट करने का एक प्रयास है। आप बताइए 370 तो कौन आज सा भी वोट बैंक? भारत के संविधान में बीजेपी का जो परंपरागत वोट बैंक है। अच्छा, तो मतलब कश्मीर में करेंगे तो यहाँ करने पर का ठीक प्रयास है। ठीक ठीक जी। बिल्कुल उसका प्रभाव हाँ। पड़ता है। नहीं, ठीक लेकिन है। मैं ये आप पूछना चाहता हूं, विनोद जी से मेरा सवाल है कि कृपया आज बता दीजिए देश को कि नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटाने के बाद कितने भारतीयों ने जाके जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदी। अच्छा, वो 3 कितना तलाक वाला वहां साहब आपको आतंकवाद पसंद खत्म आया कि हुआ? नहीं? आज ये बताने का क्यों दिन है। दुष्यंत जी, दूसरा 3 मैं तलाक पूछना वाला चाहता पसंद हूं आया आप- कि नहीं? जी, तीन तलाक के खिलाफ, हर घर जल। जी देखिए, हर घर जल जो योजना है, योजना बहुत अच्छी है। यूपीए के समय में इस योजना पे काम हुआ, लेकिन अभी उसका मूल्यांकन होने का उचित समय नहीं है। ठीक। थोड़ा समय दीजिए। 3 तलाक, उत्तर प्रदेश में 3 जिस तरह तलाक। से टंकियां गिर रही हैं और भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, ठीक। इसका भी देखिए परिणाम कुछ और ही इसका आएगा। ठीक है सर, 3 तलाक पे भी थोड़ा सा बता दीजिए, फिर आगे आते हैं। देखिए, वो एक अलग अलग धर्म के लोगों का अलग अलग आस्था का है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं उससे स्वयं को जो है चलिए, इन सब ठीक है चीजों सर, से अलग ठीक है। रखता हूं। मैं तो ये कुछ धार्मिक, पॉइंट्स निकाल रहा आस्था था से कि जुड़े शायद आप मामले किसी बात पे सहमत हों, मेरे लिए सब लेकिन धर्म आप ठीक है, समान चलिए, है, आप सबकी सैनिटाइजेशन पे ही अपनी- सहमत हैं, और अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो लोगों से अपील कर रहे हैं, आप इस पे सहमत हैं विपक्षी दल के होने के बावजूद? देखिए तो जी, चलिए, यही ठीक है। देखिए जी, हाँ, आपको मैं और निखिल जी बता दूं, भोजन का अधिकार कानून श्रीमती सोनिया गांधी जी की जो काउंसिल थी उसने बनाया, एडवाइजरी काउंसिल ने, उसने सरकार, यूपीए की सरकार रहते हुए एक कानून बना, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन। ये सारे कानून ठीक है सर, कांग्रेस के ठीक बनाए हुए हैं। है, मोदी ठीक है। जी लेकिन से अब आप लोगों का उनका दुर्भाग्य श्रेय रहा ले कि रहे हैं। जनता ने आप लोगों को बार बार मोदी सत्ता जी से ने बाहर क्या कर दिया। किया? उनको ये अवसर 12 दिया कि साल वो 12 कुछ नहीं वर्षों किया। से लगातार सत्ता में बने हुए हैं, और अभी भी अगले 3 वर्ष तो ये रहेगी सरकार, जैसा कि दिख रहा है। तो अब ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं है। देखिए जी, हमारे आप नेता कोई बात नहीं, प्रतिपक्ष डॉक्टर ने कह कौशल दिया, कांत मिश्रा एक को वर्ष- लेकर आएंगे यहाँ पे। डॉक्टर कौशल कांत, नहीं, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा को लेकर के आते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, किस तरह से आकलन करेंगे आप 12 वर्षों का? और ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, कुछ एक चीजें की होंगी, लेकिन नेहरू जी से तो तुलना मत ही कीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मुझे बहुत खुशी हुई कम से कम कांग्रेस का पक्ष रखने वाले आकर के मोदी जी की कुछ तो तारीफ कर रहे हैं। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान, उन्होंने कहा कि एजुकेशन बेहतर हुई, उन्होंने कहा हेल्थ बेहतर हुई, उन्होंने बहुत सारी चीजों की तारीफ की। तो मैं उनका शुक्रिया करता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता होते हुए उन्होंने मोदी जी के कुछ कामों की तारीफ की। मैं उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन हमें सच्चाई से दूरी नहीं बनानी चाहिए, हमें हकीकत के सामने रखना चाहिए। आप देखिए, अगर एक 3 लाइन में कहूं कि मोदी जी ने जो किया, सबसे बड़ा, राम को आसन, गरीब को राशन, देश को सुशासन और हम सब में अनुशासन, ये एक बेसिक बदलाव किया है, जिससे पूरे देश को एक ईंधन मिला है। इन सब चीजों में वोट बैंक नहीं है। जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि धारा 370, सर धारा 370 अगर वोट बैंक की वजह से की गई तो आपने क्यों नहीं कर ली? हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपनी विचारधारा के लिए काम किया है, और विचारधारा ये है राष्ट्र प्रथम की विचारधारा। और उस राष्ट्र प्रथम की विचारधारा में जब बीजेपी आगे चलती है तो कांग्रेस उसका विरोध करते करते कभी कभी इतना विरोध कर देती है कि वो देश का विरोध करती है। क्योंकि धारा 370 खत्म होने के बाद जो कांग्रेस के नेता थे, राहुल गांधी के बयानों को यूएन में दिया गया, दिखाया गया। ऑपरेशन सिंदूर में कांग्रेस हमारे खिलाफ रहती है, चाइना के समय डोकलाम में वो चाइना के साथ रहती है। तो कब भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कांग्रेस देश विरोध करने लगती है, ये बुद्धि खत्म हो जाती है और उस विरोध को एक पर्टिकुलर वर्ग से जोड़ के रखती है। जैसे ये मान के चलती है कि अगर वो पाकिस्तान पे आक्रमण कर देंगे तो देश का मुसलमान नाराज हो जाएगा। अगर इस विचारधारा से कांग्रेस चलेगी तो कुछ नहीं हो सकेगा। बेसिक पे आते हैं कि जो मोदी जी ने किया, उनकी वजह से इतने लोगों को राशन मिल रहा है, हर घर में नल से जल की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी लगभग 90% गाँव में हो गई है, गाँव में बिजली करीब करीब अब
15, 16, 17, 18 घंटे से ज्यादा आ रही है। इस क्राइसिस में भी, जून में भी नॉर्मली 100% रहती है। ये इनसे कभी वोट बैंक नहीं बनता है। दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत, दुनिया का सबसे बड़ा हमारे देश में है। दुनिया को सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी देने का काम हमारे देश प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। दुनिया की सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग, इतनी क्राइसिस होने के बाद भी इकोनॉमी हमारा भारत देश आज बना हुआ है। हम कई सारे पैरामीटर्स में बहुत आगे हैं। मुझे खुशी है कि देश की जनता को यह कंपेयर करना चाहिए कि आजादी से लेकर के 2014 के पहले जो भी पैरामीटर्स रहे हैं उसको अगर अभी के पैरामीटर से कंपेयर करें, सबसे बड़ी चीज अगर हम बात करें निर्यात की बात, डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें, डिफेंस एक्सपोर्ट कम से कम 300 गुना बढ़ा है। कैन यू बिलीव इट? वो सारी चीजें, हम दुनिया के सबसे बड़े नंबर 2 के मोबाइल प्रोड्यूसर हो गए, सप्लायर हो चुके हैं। जो हम सबसे बड़े आयातक होते थे, हम सबसे बड़े निर्यातक हो गए। हम आज शुगर केन मतलब शक्कर उत्पादन में नंबर 2 हो चुके हैं। हम कोयला से एनर्जी से बनाने को खत्म करके हम इलेक्ट्रिफिकेशन 100% 20% इलेक्ट्रिफिकेशन था रेलवे का, उसको 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया। जो आज एनर्जी क्राइसिस हो रही है उसके बाद भी हम सस्टेन कर पा रहे हैं। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसलिए क्योंकि हमने रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया। 20% इलेक्ट्रिफिकेशन 2014 के पहले था। ऐसे बहुत सारे काम गिनवाए जा सकते हैं, पर आज काम गिनवाने का दिन नहीं है। आज देश के लिए, हम सभी के लिए अच्छी बात है। एज ए बीजेपी कार्यकर्ता हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के वो प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने हमारे देश में भारतवर्ष के लोकतंत्र को सबसे ज्यादा दिनों तक सर्विस दी एज ए कार्यकर्ता। जी जी जी। विनोद जी, एक बात आपसे समझना चाहेंगे कि ठीक है, ये तो राजनीति में कहा जा सकता है कि इन्होंने ये काम किया, उन्होंने वो काम किया, सारी चीज़ है, उसमें कुछ कमियां निकाली जा सकती है, कोई उससे सहमत हो सकता है, लेकिन एक राजनीतिक विमर्श बदला है, एक सोच बदली है, ये तो लोगों को मानना ही पड़ेगा। हो सकता है कि इस बात से दुष्यंत जी बहुत सहमत ना हो, लेकिन एक जो बदलाव है वो लोग महसूस कर पा रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? निखिल, पहले अगर आप इजाज़त दें तो मैं नागर साहब के ही सवाल को जवाब दूं, क्योंकि उन्होंने मुझे सीधे पूछा था। पूछना उनको डॉक्टर साहब से चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे सीधे पूछ लिया तो मैं जवाब देता हूं। नेहरू जी जितनी बार 3 बार प्राइम मिनिस्टर हुए सर, किसी बार भी उनको इलेक्शन में अपने चुनाव में रिपोर्ट कार्ड नहीं देना पड़ता था। पीएम मोदी इस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो हर दिन रिपोर्ट कार्ड अपना देते हैं लोगों के सामने में, हर इलेक्शन में रिपोर्ट कार्ड देते हैं। नेहरू जी के समय में आप ये देखिए इस देश के डेमोक्रेसी का हाल कि एक आपके पास में एक इलेक्शन कमीशन भी नहीं था, बाकी तो आपको छोड़िए बात। और उसकी बात जब आप तुलना करते हैं तो आज देश के डेमोक्रेसी और जब पॉलिटिक्स को समझिए, देश के पूरे सरकारी सिस्टम का एक सूचना तंत्र होता था और वही सूचना पे पूरे देश के लोग मानते थे, और जो अखबार थे, समूह थे, वो सिर्फ नेहरूवियन आइडियोलॉजी से ही काम करते थे। आज देखिए देश के 90 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन धारक अपने आप में ब्रॉडकास्टर है। हर एक आदमी आलोचना के लिए तैयार है, हर एक को अपने बोलने की आज़ादी है और आलोचना के सामने में केंद्र में मोदी होते हैं। तो आप इस देश को अगर आप तुलना करते हैं तो थोड़ा सा उस दौर को भी देखिए। आज इस दौर को, इस देश को देखिए कि ये देश किस तरह से प्रोग्रेस किया है। जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो बात आप कहते हैं, तो भारत को देख के दुनिया इठलाती है। आप ये देखिए पिछले 12 साल में आप इस देश की इकोनॉमी को देखिए कि किस तरह से ये 4 इकोनॉमी में 1 2 3 4 के में भारत का इकोनॉमी है। आप इस देश की इस समृद्धि को नकारते हुए नेहरूवियन की बात करते हैं। जो गरीब की बात कर रहे थे, जो समाजवाद की बात कर रहे थे, उनकी सोच में और मोदी की सोच में अंतर देखिए कि आज देश का हर गरीब सपना देखने का जो साहस मिला है वो पीएम मोदी है। और ये सोच तब बदली। आप इस सोच की बात कर रहे हैं कि आप सिर्फ किताबी बात करके जो भारत के लोगों को एक तरह से गुमराह करते थे, भारत यूनियन ऑफ इंडिया, आप एक कंसेप्ट लेके आए थे, वेस्टर्न कंसेप्ट लेके कि भारत तो देश 1947 के बाद बना है। मोदी ने इस भारत को एक सिविलाइजेशनल स्टेट का गौरव दिया है। भारत हजारों साल की सभ्यता है, भारत की हजारों साल की सभ्यता का गौरव है, और ये इस 12 साल में दिखा है। तो एक सिविलाइजेशनल स्टेट का जो गौरव था भारत का, उसको तो आपने बेच दिया था अपने नैरेटिव में। मोदी ने इस देश का नैरेटिव बदल दिया है। ये काम को जब आप देखेंगे
तब आपको लगेगा कि किस तरह से इस देश में बदलाव हुआ है, क्या सोच बदली है। ये सोच है इस देश का। आप देखिए कि देश के जो प्रमुख धर्म स्थल और तीर्थ स्थल थे, वहां आप देखिए लोगों की भीड़ देखिए, वहां आज आप देखिए कि हर जगह एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। उसकी इकोनॉमी को देखिए। ये सब चीज तो आप भी कर सकते थे भाई। सिर्फ सोच बदलने से अगर ये देश में इतना बदलाव आया है तो आप इस बात को मानिए कि आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपके शासन में कोई रिपोर्ट कार्ड मांगने वाला नहीं था। पीएम मोदी हर इलेक्शन में रिपोर्ट कार्ड देते हैं, ठीक है, लोगों के सामने में होते हैं। ठीक है, ठीक है। दुष्यंत नागर जी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, मैं जानता हूं कि आप कुछ जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मैं शैलेंद्र के पास जाना चाहता हूं। वो दरअसल एनडीए की बैठक पर उन्होंने नज़र बनाए रखी है। आज की बैठक विशेष भी होने जा रही है शैलेंद्र, और ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि पीएम मोदी के साथ में ये रहता है कि वो नेक्स्ट व्हाट, अब आगे का क्या होगा, जो चीज़ें चल रही हैं उसके बाद नई योजनाएं, नए विजन, नए विचार। तो आज कुछ इस तरह से देखा जा सकता है, ये जो बैठक है उससे भी कुछ निकल कर आ सकती है। किस तरह से देखेंगे, क्या बताएंगे आप? पूरे हुए हैं मोदी सरकार के, तो निश्चित तौर पर जो 2047 का रोड मैप है उस पर किस तरह से और तेज़ी से आगे बढ़ना है। चूँकि 22 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एनडीए के घटक दल के नेता इसमें शामिल हो रहे हैं, तो उसमें तिगुनी रफ्तार से काम करने की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी वो किस तरह से राज्यों में लागू हो रही है और एक दूसरे से राज्य क्या सीख रहे हैं। क्योंकि जिससे पहले बैठक जब एनडीए के नेताओं की हुई थी या एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों की हुई थी, तो उसमें इस बात पर बहुत जोर हुआ था कि वो एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से सीख कर प्रतिस्पर्धा करके एक दूसरे की अच्छी योजनाओं को अपनाएं। और हमने देखा था कि कई राज्यों ने दूसरे राज्यों की अच्छी योजनाओं को अपनाया था, तो उस दिशा में भी चर्चा हो सकती है। लेकिन आज की जो खास बात यह है कि एक प्रस्ताव आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करने के लिए अलग अलग राज्यों या एनडीए के घटक दलों की तरफ से, और चंद्रबाबू नायडू हो, जितिन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, या फिर तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एनडीए घटक दल के नेता वो इस प्रस्ताव का एक तरह से सामने रखेंगे, उसे पारित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई है, निर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे लंबे समय तक लगातार रहने का, उसको लेकर ये प्रस्ताव है। और हम देखेंगे कि राज्यों की जो खासियत है, एक अनेकता में एकता की जो झलक है, वो इस अभिनंदन समारोह में, ये इस स्वागत समारोह में दिखाई दे सकती है आज एनडीए की बैठक में जो हमें जानकारी मिली। ठीक शैलेंद्र। दुष्यंत नागर जी, नरेंद्र मोदी ने इस देश में नैरेटिव बदला है, विमर्श जो है वो बदला, ये कहना है विनोद मिश्रा का। आप कुछ कहना चाह रहे थे, इसमें जोड़ना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, नैरेटिव बदला है, लेकिन नैरेटिव सकारात्मक नहीं बदला। देश में नफरत का माहौल बढ़ा है, बंटवारे का माहौल बढ़ा है और धार्मिक आधार पर भेदभाव बढ़ा है। मैं विदेश नीति के बारे में बोलना चाहूंगा। 2014 से पहले भारत की एक विदेश नीति थी, दुनिया के अंदर भारत का एक सम्मान था। अभी आप देखेंगे कि जो एक संकट चल रहा है ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच, वो सबसे ज्यादा जो स्थिति हमारी जो है वो दयनीय स्थिति हुई है। कभी ईरान हमारे मूल के जहाजों पर कर दिया, कल परसों खबर आई अमेरिकी हमला किया हमारे भारत के एक जहाज के ऊपर। तो ये इसी कोई सेलिब्रेशन के लायक नहीं है। रही बात भारत के बहुत सारे जो फैसले थे जो हम खुद मुख्तारी के साथ लिया करते थे, आज उनके लिए हमें अमेरिका जैसे देश से अप्रूवल लेना पड़ता है। हम किससे अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आवश्यक सामग्री खरीदेंगे, चाहे वो गैस हो, चाहे वो तेल हो या अन्य चीजें हो, उसका फैसला भारत स्वयं करता था। लेकिन अब वो बात नहीं रही। दूसरी बात, आपने इकोनॉमी की बात कही मिश्रा जी ने। इकोनॉमी में आपने असमानता बढ़े। चंद 200 लोगों के पास में देश की 70% के आसपास जो जीडीपी है उसका हिस्सा है। आम आदमी करोड़ हुआ है। 500 कंपनियों बारे में एक राजेश एक्सपर्ट की कंपनी है जिसके में अभी सेबी की तरफ से जांच शुरू की गई।
तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो सिक्के का दूसरा पहलू है, जिस पे चर्चा नहीं होती। भारत की पर कैपिटल इनकम के ऊपर भी मैं सवाल इनसे पूछना चाहूंगा कि भारत की पर कैपिटल इनकम कितनी है, भारत में कितने रोजगार युवा हैं जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होके नौकरी के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। ये सारे सवाल भी मिश्रा जी के समक्ष हैं। मिश्रा जी को उनका भी आज उत्तर देना चाहिए। डॉक्टर साहब है इसके लिए जवाब देने के लिए। नहीं, इसका जवाब बिल्कुल आपने कहा मिश्रा जी, लेकिन वो डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा देंगे जी। दुष्यंत जी, मुझे क्या बोलूं मैं आपको, आप अगर गरीबी की बात करते हैं तो जब 2014 के पहले तक देश में जो बहुआयामी गरीबी थी वो करीब करीब 30% थी, वो आज घट करके 10-11% के आसपास बची है। आजादी के बाद इतने कम समय में इतनी कम गरीबी कभी खत्म नहीं हुई। मैंने गरीबी की बात की, आपने बेरोजगारी की बात की। बेरोजगारी दर और महंगाई, इन दोनों में जब 14 के पहले अगर हम बात करते हैं कांग्रेस सरकार की, तो ये हमेशा डबल डिजिट में रही है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमेशा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम डबल डिजिट में रही है। आपसे बेहतर कंडीशन आज है, आज सिंगल डिजिट में है। आज महंगाई दर जो नॉर्मल फुटकर है मेरे ख्याल से 4% के आसपास है, बेरोजगारी दर 7% से नीचे है। आप कहाँ मतलब, और जो आप मिसगाइड कर रहे हैं कुछ चीजों पे मैं आपत्ति जताना चाहूंगा। आपने जो कुछ गलत इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि हमें किसी से परमिशन लेने, जी बिल्कुल नहीं। ये जो नैरेटिव आपने 2024 में बहुत फैलाया था ना कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, वही नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अमेरिका की परमिशन लेनी। बिल्कुल नहीं जी, बहुत क्लियर है हमारी पॉलिसी। हमें जिस जगह से भी सस्ता तेल मिलेगा हम उस जगह से सस्ता तेल लेंगे। जहां से हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारे देश के लिए सबसे सस्ती होगी वहां से हम सस्ता लेंगे। हमारी आज की पॉलिसी जो विदेश नीति कहते हैं ना हम आंखें झुका के बात करते हैं किसी से, न हम आंखें दिखा के बात करते हैं, हम आंखें मिला के बात करते हैं, बराबरी से बात करते हैं। और देश की जनता और देश का भला प्रायोरिटी होता है। हम परिवार के वाली पार्टी नहीं है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और कार्यकर्ता तृतीय है। आपके यहाँ पार्टी सबसे पहले, परिवार उससे पहले, देश सबसे आखिरी में। समस्या यहां पे आती है। और एक आखिरी चीज कह के बात खत्म करूंगा, वो सुन लीजिए। एक आखिरी चीज, आप देखिए, आप लोगों ने दो चीजों को जिसकी वजह से आप आज भी हार रहे हैं, मंत्र ले लीजिए, दो चीजों को अछूत बना के रखा था। एक राम को, दूसरा हिंदू को। इन दोनों से सारी पॉलिटिकल पार्टी ने दूरी बना के रखी थी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके। भारतीय जनता पार्टी के मूल में यह है, राम के साथ रहेंगे और देश के साथ रहेंगे। आप उन दोनों के साथ नहीं थे, इसी वजह से आज कांग्रेस का यह हाल हुआ। और कांग्रेस के साथ जुड़ने वाले सारे गठबंधन का भी यही हाल हुआ, क्योंकि उन्होंने राम का विरोध किया, उन्होंने राष्ट्र का विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी का विरोध स्वागत है जी, क्रिटिसिज्म बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों ने हिंदुओं को हमेशा जातियों में जब तक बांट के रखा तब तक आपको बहुत मजा आती थी, क्योंकि हिंदू विखंडित था। अब जब हिंदू के बारे में बात हो रही है तो आप कह रहे हैं विभाजन की, नफरत की राजनीति। आप ये बताइए, देश जब जुड़ेगा तो नफरत की राजनीति होगी, हिंदू जब जुड़ेगा तो नफरत की राजनीति होगी, बट हिंदू जातियों में कटेगा तो वो सामाजिक न्याय कर रहे हैं। क्या बात करते हैं जी। आज पूरे देश की बात हो रही है, हम सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास के नारे के साथ चल रहे हैं। और आपने दोनों चीजों को अछूत बना के रखा था। आपने दोनों चीजों का अछूत बना के रखा था, एक राम और दूसरा हिंदू, और इन्हीं दोनों की वजह से भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, जातिगत जनगणना की मांग सर आप लोग भी कर रहे हैं। दुष्यंत नागर जी, ये सब नैरेटिव मत चलाइए। मैं बीच में आप जब बोल रहे थे तो इसीलिए मैंने बोला नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने गलत भी बताई, लेकिन मैं उस पर कुछ भी नहीं कह रहा था। मार्को रूबियो के सामने डॉक्टर एस जयशंकर ने स्टेटमेंट दिया था जिसकी बात अभी डॉक्टर साहब कर रहे थे, लेकिन ठीक है, वो वही कहें तो ज्यादा बेहतर है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि भाई चाहे कुछ भी हो, दुष्यंत नागर जी और इस जो दर्शक इस डिबेट को देख रहे हैं वो भी ये जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो, आप कुछ भी कहते रहें, लेकिन ये बात सच है कि इस देश की जनता एक बार नहीं, लगातार उसने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुमत दिया है। तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा, कम से कम उस बहुमत का और देश के लोगों के का जो चुनने का अधिकार है, कम से कम उसका सम्मान करिए।
इस डिबेट में बस इतना ही, हमारी इस चर्चा में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत 240 सीटों को मैं बहुमत नहीं मानता। चलिए, आप मानिए ना मानिए, आपके मानने से इस देश का बहुमत नहीं चलता। बहुत शुक्रिया। फिलहाल दुष्यंत नागर जी आपका भी। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस को कभी आंखें तरेरने वाली ममता बनर्जी क्यों नतमस्तक है कांग्रेस के दरवाजे पर। ब्रेक के बाद। हर सुबह भारत एक नए सपने के साथ जागता है और हर सपने को, हर प्रगति को एक शक्ति आगे बढ़ाती है। पिछले 12 वर्षों में बढ़ते कोयला उत्पादन और मजबूत सप्लाई के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती मिली। विकास को जिम्मेदारी और भविष्य से जोड़ते हुए पर्यावरण और विविधीकरण को भी नई दिशा मिली, क्योंकि प्रगति सिर्फ संरचनाओं में नहीं, लोगों के जीवन में भी नजर आनी चाहिए। और इसी सोच के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिली नई ऊर्जा। यही है कोल इंडिया, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे संकट में टीएमसी दीदी को कांग्रेस का सहारा। ममता बनर्जी के सामने क्या इस वक्त सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा है? पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ी चर्चा टीएमसी के भीतर लगातार हो रही बगावत की है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी में भगदड़ जैसी स्थिति है। राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव के इस्तीफे ने टीएमसी को एक और बड़ा झटका दिया है। इससे पहले वरिष्ठ नेता सुखेंदु शेखर राय भी पार्टी छोड़ चुके हैं। बताया जा रहा है कि लोकसभा के जिन 20 टीएमसी सांसदों ने अलग गुट के लिए स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी, उनमें सयानी घोष समेत ममता बनर्जी के कई करीबी शामिल हैं। तो ये ममता के लिए किसी झटके से कम नहीं है, जो उनको एक के बाद एक लगभग रोज मिल रहा है। लगातार हो रहे इन इस्तीफों से ने ममता बनर्जी के नेतृत्व क्षमता पर ही नहीं बल्कि संगठन की एकजुटता पर भी बहस तेज कर दी है। पार्टी के भीतर बगावत का स्वर और सुर तेज तब हुआ जब दर्जनों विधायकों ने अलग गुट बनाकर अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया और ऋतव्रत बनर्जी की तरफ से स्टेटमेंट अभी आया है कि अब उनकी संख्या जो है वो 64 हो गई है। तो यह घटनाक्रम बंगाल की राजनीति में टीएमसी के लिए अभूतपूर्व चुनौती माना जा रहा है। दूसरी ओर दिल्ली में सियासी हलचल भी बढ़ी हुई है। सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद अब अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की संभावित बैठक पर नजरें टिकी हुई हैं। सवाल यह है कि क्या बुआ भतीजे की जोड़ी अब कांग्रेस और गठबंधन के सहारे की उम्मीद में है? सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस इनको सहारा देने की स्थिति में खुद है भी या नहीं? लगातार मची भगदड़ के बाद ममता और अभिषेक की राजनीतिक हैसियत पर भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या कुछ बचा है दरअसल उनके पास। सिर्फ संकट राजनीतिक नहीं, कानूनी भी है। कथित जाली हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी पर जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसा है। सीआईडी की पूछताछ, नोटिस और छापेमारी ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट से तत्काल राहत न मिलने और जांच जारी रहने के बीच विपक्ष लगातार टीएमसी नेतृत्व को घेर रहा है। वहीं पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताकर अपने समर्थकों को एकजुट रखने की नाकाम कोशिश कर रही है, क्योंकि ये जो भगदड़ है वो लगातार और बढ़ रही है। बंगाल की राजनीति में फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी का हाल उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तरह होने वाला है, जब पूरी पार्टी एक तरफा दूसरे गुट के साथ चली गई और पार्टी पर ही कब्जा हो गया। फिलहाल राजनीतिक घटनाक्रम तेज है और बदलते वक्त का तकाजा यह है कि कभी कांग्रेस को आंखें दिखाने वाली ममता दीदी आज वहीं से अपने विपक्ष की काट ढूंढ रही है। दरअसल वहीं से अपने विपदा की काट ढूंढ रही हैं ममता दीदी, लेकिन क्या कांग्रेस उनको सहारा दे पाएगी या वो खुद इस हैसियत में है भी या नहीं? ममता बनर्जी की करीबी माने जाने वाली राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने इस्तीफा देने को अपना निजी फैसला बताया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। ममता दीदी के अगेंस्ट मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। दिस इज माय पर्सनल डिसीजन।
I have taken decisions for my own reasons. वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सुष्मिता देव के इस्तीफा पर कहा कि टीएमसी पार्टी हार के बाद बिखर चुकी है। बंगाल में हुआ, ये दौर अभी दिल्ली तक पहुंचे, इसका जानकारी भी आम लोगों के पास थे। टीएमसी पार्टी खासकर चुनाव हारने के बाद सारे बिखरने हुए हम देख रहे हैं। तो बिखरते हुए एक पार्टी की जिस हाल होना चाहिए तो वही लग रहे हैं अभी। तो बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल में मंत्री दिलीप घोष ने सुष्मिता देव के इस्तीफा पर कहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ये होना तो तय ही था। हर स्तर पर टूट रही है, वहां से लोग भागना चाहते हैं, मजबूरी में टूटे रहते। दूसरा है कि कोई लोकतंत्र नहीं उस पार्टी में, कोई संविधान नहीं, कोई विचारधारा नहीं है, तो परिवारवाद से लोग बचना चाहते हैं, इसलिए अलग से पार्टी खड़ा कर रहे हैं। अगर वो पार्लियामेंट में, असेंबली में वो अपना स्ट्रेंथ दिखाएंगे तो स्पीकर उसके बारे में सोचें। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए कलकत्ता से हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़े हुए हैं और उनसे और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। सौरभ हमारे साथ जुड़े हैं। क्या सौरभ हमारे साथ हैं? सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऐसा मुझे बताया गया है, तो सौरभ थोड़ी देर में स्क्रीन पर नज़र भी आएंगे, लेकिन हम ये ज़रूर सौरभ से जानना चाहेंगे। सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, ये आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भगदड़ मची है और रोज़ एक ना एक धमाका, जिसको कहना चाहिए, ममता बनर्जी के लिए होता रहता है। सुष्मिता देव ही नहीं बल्कि अब ऋतव्रत बनर्जी कर रहे हैं कि विधायकों की संख्या जो उनके समर्थक हैं वो 64 हो गई है। तो ये क्या धीरे धीरे पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी? कुछ भी नहीं बचेगा उनके पास, ममता बनर्जी के पास? क्या लग रहा है आपको? क्या जानकारी देंगे? निखिल, देखिए जिस तरह से पार्टी टूट रही है, अभी जो दो नाम और ऋतव्रत बनर्जी ने दो नाम और बताए हैं जो सांसद हैं, आप एक का नाम आपने जिक्र किया है कि सायोनी घोष, और दूसरे और एक नाम है माला राय, जो कोलकाता कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन थे कुछ दिन पहले भी। फिराद हकीम जब रिजाइन किए तो उसके बाद जब वहाँ पर प्रशासक बिठाया गया तो उनका वो चेयरपर्सन पद भी नहीं रहा। लेकिन माला राय ऐसा एक शख्स है जो लास्ट वीक जो बैठक दिल्ली जाने से पहले ममता बनर्जी ने जो 7-8 कोर कमेटी के लोगों की बैठक बुलाई और जिस मीटिंग से नया कमेटी फॉर्मेशन किया गया, जहां से टीएमसी के राज्य सभापति हुए चंद्रिमा भट्टाचार्य, माला राय को महिला मोर्चा का दायित्व दिया गया, वो माला राय भी अभी बागी, ऐसा दावा है ऋतव्रत बनर्जी का। सायोनी घोष, उनको भी युवा का दायित्व दिया गया था। सायोनी घोष खुद इलेक्शन के बाद कह रहे थे, बड़े बातें करके कह रहे थे वो चाहे कुछ भी हो जाए, सायोनी घोष होता है, राघव चड्डा नहीं। चड्डा कुछ और होता है, लेकिन सायोनी घोष होता है। लेकिन आज देखा गया कि घोष भी घोष नहीं रहा, ना दोस्त रहा, ना घोष रहा, सब चले जा रहे हैं। तो इसी के मानना है कि, और सबका कहना है कि उनको अभी पता चला है कि अभिषेक बनर्जी किस तरह से पार्टी चलाते थे, अभी उनका विवेक जागृत हुआ है। तो ये जो सबका एलिबाई एक ही है कि उनका कहना है कि पार्टी में रहा नहीं जाता था, कहा वो बात नहीं कर सकते, तानाशाही का मिजाज था। लेकिन अब उस कारण को देखकर एक के बाद एक चला। अब कौन रहा है वही सबसे बड़ा मुश्किल हो गया कि गिनती में लाना, कि जो लोग दिख रहे हैं ममता बनर्जी और अभिषेक के अलावा और कोई है। अभी कुणाल घोष मेरे सामने दूरी में, मैं देखा नहीं सकता, लेकिन मेरे सामने दूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो कुणाल घोष हैं अभी तक जितना देख पा रहा हूँ, जो टीएमसी के लिए अभी बोल रहे हैं। कल्याण बनर्जी कल्याण बनर्जी कोर्ट जा रहे हैं तो उनके बारे में कहा जा रहा है, जैसे बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कल्याण बनर्जी भी कोर्ट जा रहे हैं तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि भाई फेवर में जा रहे हैं, तो अभी तक हैं। लेकिन कौन कब तक रहेगा? और आपने जैसा कहा कि दोस्त यही बात है कि जब जी खत्म करिए, पूरी करिए अपनी बात। जी वही बात है कि अभी जाके सिर्फ जो बात है कि सांसद हो, लोकसभा सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो, काउंसिलर्स हो, सभी ममता बनर्जी के दामन छोड़ रहे हैं। और उनका यही कहना है कि ये पार्टी में वो लोग राजनीति की कोई भविष्य नहीं देख पा रहे। सुष्मिता देव का भी आप अगर बयान देखें, वो क्या कहे, वो असम में राजनीति करना चाहती हैं, बंगाल से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो एक तरफ से तृणमूल टीएमसी का ही कोई भविष्य नहीं दिख रहा है उन्हीं के दल के सांसद विधायकों को। चलिए।
बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए सौरभ, बहुत शुक्रिया। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हम मध्य प्रदेश से की चर्चा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कैसे पलटी कांग्रेस ने अपनी ही बाजी, कैसे अपनी, जिसको कहते हैं कि अपनी ही अगर जीती हुई बाजी को कैसे पलटा जाता है, तो ये कांग्रेस से सीखा जाए। मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस लगभग जीती हुई बाजी हार गई है। इसे आप आंतरिक राजनीति कहें या बीजेपी के मौके की तलाश, लेकिन पार्टी ने फिलहाल एक सीट गंवा दी है, ऐसा अब तक लग रहा है। राज्यसभा सीट के लिए नामांकन के अगले ही दिन कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका लगा। राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर ने निरस्त कर दिया। भाजपा द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने यह फैसला सुनाया। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र को बचाने की है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र को खारिज करने के मामले में उनकी कानूनी वैधता पर सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग को प्रतिवेदन देकर कांग्रेस ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को कानून के हिसाब से गलत बताया है। भाजपा की ओर से दायर आपत्ति में कहा गया था कि कांग्रेस उम्मीदवार ने अपने खिलाफ चल रही न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी का खुलासा नहीं किया था। बीजेपी ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन पत्र और शपथ पत्र में तेलंगाना की अदालत से जुड़े एक प्रकरण का उल्लेख नहीं किया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संपत्ति से संबंधित कुछ जानकारियां भी पूरी तरह से घोषित नहीं की गई थी। इसी आधार पर नामांकन को निरस्त किया गया है। अब सवाल यह है कि तेलंगाना की एक अदालत में मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई चल रही है। नटराजन ने अपना पक्ष भी रखा है, लेकिन इसकी जानकारी बीजेपी को किसने दी? आखिर अंदर से कौन है वो जो बीजेपी को यह खबर दे रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी की करीबी होने के बावजूद मीनाक्षी नटराजन के साथ कोई डमी उम्मीदवार, डमी नामांकन दाखिल क्यों नहीं कराया गया? जाहिर है बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार की जीत बिना अंतरात्मा के आवाज लगाए ही सुनिश्चित हो गई लगती है। तो मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द होने पर क्या कुछ कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? आइए आपको सुनाते हैं मीनाक्षी नटराजन क्या कह रही हैं। हम एक ऐसे बैटल ग्राउंड में हैं जहां कांग्रेस के लोग केवल एक ऑपोजिशन पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स ने जिन जिन संस्थाओं को बनाया, आज उनकी इतनी तौहीन हो गई है, वो सत्तारूढ़ दल के इस तरह से पेरोल पर हैं कि हमें उन सबसे भी लड़ना पड़ रहा है। और यही परिस्थिति हुई, जबकि इसमें तो स्क्रूटिनी के समय मैंने 3 लोकसभा के चुनाव भी लड़े हैं, मैं एक बार लोकसभा की सांसद भी रही हूँ। वही मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए ये भी सुनाते हैं आपको। अब कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि अपने प्रत्याशियों के ऐसे आपराधिक अगर रिकॉर्ड है तो वो क्यों करके सामने नहीं लाते। मुझे तो लगता कांग्रेस को हार का डर था कि उनके जहाज में 75 लोगों का जहाज और 18 लोगों को लेके बेंगलोर गया। इसका मतलब है कि उनके साथ उनके चुने हुए विधायक नहीं थे, तो जान करके उन्होंने एक षड्यंत्र किया। यह षड्यंत्र उसी प्रकार का है जैसे पूर्ववर्ती लोकसभा के कार्यकाल में भी चुनाव के समय उनका इंदौर का प्रत्याशी मैदान छोड़ गया था। तो एक और नया प्रश्न खड़ा कर दिया मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कि अगर 75 लोगों को ले जा सकने का फ्लाइट थी तो उसमें 18 विधायक ही क्यों गए? तो क्या ये जानबूझकर कांग्रेस कर रही है? जानबूझकर कर रही हो ना कर रही हो, लेकिन ये जरूर है कि अंदर से ये सारी खबरें बीजेपी को दे कौन रहा है। ये जब हम कहते हैं कि हम इसमें आपको अंदर का एजेंडा बताएंगे, तो ये समझने की कोशिश करिए कि कांग्रेस के ही वो सारे लोग जिनको शायद टिकट नहीं मिला, वो इस पर निश्चित तौर पर अपनी नाराजगी किस तरह से व्यक्त की, उन्होंने ये समझने की बात है। दीपक रावत हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या अभी तक कोई इस विषय में जानकारी आ पाई है कि नहीं, और दूसरी बात ये भी जो सवाल हम खड़ा कर रहे हैं कि आखिर ये जानकारी बीजेपी को किसने दी? क्या सीधे तौर पर नाम लूं, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, जीतू पटवारी, अब भले ही वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, ऑन द फेस ऑफ पब्लिक उनको देना ही है, लेकिन दरअसल जब उनके लोग या वो स्वयं नहीं चुने गए या उनको सीट नहीं दी गई,
तो ये होना ही था। जी, पहले तो आपको जानकारी दे दूं कि चुनाव आयोग जो है आज एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था कांग्रेस का, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता थे। खुद संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल थे, जयराम रमेश थे और भूपेश बघेल थे और अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद थे। और चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद जब ये डेलीगेशन बाहर आया तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी शिकायत कर दी है। शिकायत में वही बात जो कल से कांग्रेस कह रही है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत तरीके से उनका नामांकन रद्द कर दिया। जो मामला उनके खिलाफ अभी तक सत्यापित भी नहीं हुआ है, उस मामले को एक तरीके से नज़ीर बनाते हुए और उसके खिलाफ उनका जो नामांकन है रद्द कर दिया गया, जबकि उन्होंने कोर्ट को जवाब दिया हुआ है और उनके खिलाफ कोई भी जो जांच मामला चल रहा है वो अभी तक उसको साबित नहीं हुआ है कि उनके खिलाफ है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की अगर पूरी बात की जाए, इस पूरे घटनाक्रम को आप देखिए तो कांग्रेस पहले से ही इस गफलत में थी कि वो अपनी ये जो एक सीट है जिसके लिए वो कह रहे थे कि उनके पास नंबर है वो निकाल लेंगे, उसको लेकर वो कंफर्म नहीं थे। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि अपने विधायकों को ले जाने का दौर चल रहा, हालांकि उसमें भी सारे विधायक नहीं गए। खुद मोहन यादव जो आपको बता रहे हैं वो बात सही है कि कभी कहा कि प्लेन में जगह नहीं बची, वो अपने ज़्यादा लोगों को ले आया, दूसरा प्लेन जाएगा, दूसरा प्लेन जाने की नौबत ही नहीं आई, तब तक नामांकन ही रद्द हो गया। कुछ लोग पहले ही इधर उधर चले गए, कर्नाटक सबको जाना था, लेकिन कुछ लोग दिल्ली चले गए, कुछ लोग कहीं और चले गए। तो चीज़ें पहले से ही काफ़ी ऐसी चल रही थी कि जिसको लग रहा था कि चीज़ें बिगड़ सकती हैं। जहाँ तक मीनाक्षी नटराजन की बात है तो मीनाक्षी नटराजन भले ही सांसद रही हों, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रही हों कांग्रेस से, लेकिन कहा यह जाता है कि मौजूदा समय में जो विधायकों का गुट है कांग्रेस का मध्य प्रदेश में, उसमें मीनाक्षी नटराजन को लेकर बहुत ज़्यादा सबके बीच में सहमति नहीं है। हालांकि वो आलाकमान ने नाम थोप दिया तो उसके बाद उस पर अब कितने लोग वोट करते हैं नहीं करते तो देखा जाना था। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि अब जब साफ तौर पर चुनाव आयोग ने ये कह दिया है कि एक आपराधिक मामला है, उस मामले की जानकारी एफिडेविट देनी चाहिए जो कि नियम है। और आप तो खुद सांसद रही हैं, आपने कई सारे इस तरीके के नामांकन दाखिल किए हैं, तब भी आपने ये नामांकन में बिल्कुल ठीक बात है। तो बीजेपी के ऊपर प्रश्न आप उठाती रहें, लेकिन सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकें और देखें कि आपने नामांकन पत्र कैसा दाखिल किया था, क्या आपने सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया था, और जब आपके अगेंस्ट में मुकदमा था तो आपने वो जानकारी क्यों छुपाई। बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम बातचीत के लिए। लेकिन ये बात जरूर कही जाएगी कि आखिर अंदर से कौन बता रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ बताने की बात है बल्कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसको भी धता बताया है मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने मीनाक्षी नटराजन का ये नामांकन रद्द कराकर। दरअसल कांग्रेस का जो आला कमान है उसको उसकी हैसियत बताई है और अपनी ताकत का एहसास कराया है। इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।